भारत में रियल मनी गेमिंग यानी कि आरएमजी इंडस्ट्री पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी थी। फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन पोकर, रमी, कैजुअल कॉम्पिटिटिव गेमिंग और कई तरह के स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स करोड़ों लोगों तक पहुंचे। बड़ी बड़ी कंपनियां इस सेक्टर में निवेश कर रही थी। करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजिंग मार्केट तैयार हो चुका था और गवर्नमेंट भी टैक्स रेवेन्यू के रूप में इससे अच्छा खासा कमाई कर रही थी। इतना ही नहीं, हाल के वर्षों में सरकार का अप्रोच भी पूरी तरीके से निगेटिव नहीं रहा। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज और जीएसटी फ्रेमवर्क जैसे कदम उठाए। इसका मतलब यह है कि सरकार सेक्टर को पूरी तरीके से खत्म करने के बजाय रेगुलेट करने की दिशा में सोच रही थी। हालांकि 28% जीएसटी को लेकर इंडस्ट्री और सरकार के बीच बड़ा विवाद रहा, लेकिन इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि सरकार इस सेक्टर को इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में देख रही है। लेकिन फिर अचानक आया आरएमजी पर ब्लैंकेट बैन और सरकार तो छोड़ दें, ऑपोजिशन में एक आधा नेताओं को छोड़कर किसी ने भी इस फैसले के खिलाफ कुछ नहीं बोला। तो एक सवाल उठना लाजमी है कि आखिर भारत में रियल मनी गेमिंग को पूरी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिल पाती। समझेंगे आज के इस वीडियो में। एक तरफ इंडस्ट्री खुद को डिजिटल इंटरटेनमेंट और स्किल इकोनॉमी का हिस्सा बताती है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और कई सरकारी संस्थाओं के बीच इसे लेकर गहरी असहजता दिखाई देती है। भारत में गैम्बलिंग और बेटिंग शब्दों का सामाजिक प्रभाव इतना मजबूत है कि कई बार स्किल गेमिंग कंपनीज भी उसी बहस में घिरी हुई दिखती हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कोई भी सरकार ऐसे सेक्टर के साथ खुलकर खड़ी होने से बचती है जिसे जनता और समाज जुआ समझता हो। और चूंकि भारत में चुनावी राजनीति बहुत हद तक पब्लिक परसेप्शन पर आधारित है, यही कारण है कि कई राज्य सरकारों ने समय समय पर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की। तेलंगाना, तमिलनाडु और कुछ अन्य राज्यों में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कानून बनाए गए या रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश हुई। हालांकि बाद में कोर्ट्स में कई फैसले इंडस्ट्री के पक्ष में भी आए, जिनमें पंजाब एंड हरियाणा का वरुण गंबर केस और बॉम्बे हाईकोर्ट का गुरदीप सिंह सच्चर केस शामिल था, जो कंपनीज के पक्ष में गई थी। लेकिन इन फैसलों के बावजूद राजनीतिक संदेश साफ था कि सरकारें इस सेक्टर को लेकर पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आम जनता के लिए गेमिंग, गैम्बलिंग और बेटिंग के बीच अंतर समझना आसान नहीं है। इंडस्ट्री बार बार कहती है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स या कुछ कॉम्पिटिटिव गेम्स स्किल बेस्ड हैं, लेकिन जनता का एक बड़ा हिस्सा केवल इतना देखता है कि लोग पैसा लगा रहे हैं और पैसा जीत या हार रहे हैं। दिक्कत यह है कि भारतीय समाज में जुआ आज भी एक टैबू है। वेस्टर्न समाज की तरह भारत ने इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है और यही दिक्कत है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी यह एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर कोई खुलकर कुछ बोलना या समर्थन करना नहीं चाहता। राजनीतिक दल इसी पब्लिक सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखकर बयान देते हैं। इसलिए इंडस्ट्री भी अब खुद को केवल गेमिंग नहीं बल्कि रेगुलेटेड डिजिटल इंटरटेनमेंट और स्किल इकोनॉमी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब यह है कि कंपनियां यह दिखाना चाहती हैं कि उनका बिजनेस केवल गैम्बलिंग नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, ई स्पोर्ट्स, एनालिटिक्स, इंटरटेनमेंट और डिजिटल इनोवेशन से जुड़ा हुआ है। कई कंपनियां अब ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, क्रिएटर इकोनॉमी, एआई बेस्ड गेमिंग सिस्टम्स और रीजनेबल गेमिंग कैंपेन्स पर जोर दे रही हैं ताकि सेक्टर की इमेज बदली जा सके। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल मार्केट में से एक बन चुका है। करोड़ों युवा स्मार्टफोन गेमिंग से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि इंडस्ट्री यह तर्क देती है कि अगर प्रॉपर रेगुलेशन लगाया जाए तो आरएमजी भारत की डिजिटल इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा बन सकता है। इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस का दावा है कि यह सेक्टर जॉब पैदा कर सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकता है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकता है और इंडिया को ग्लोबल गेमिंग हब बना सकता है और यह हम सब ने होते हुए देखा भी है।
लेकिन पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस केवल इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट से नहीं मिलती, यह बात आप ध्यान रख लें। सरकारें सोशल इम्पैक्ट भी देखती हैं और यही वजह है कि पॉलिटिकल लीडर्स अक्सर कॉशस अप्रोच अपनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया। पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस पाने के लिए इंडस्ट्री को केवल प्रॉफिट नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी होगी। अगर सेक्टर भविष्य में खुद को ट्रूली रेगुलेटेड इंडस्ट्री के रूप में स्थापित करना चाहता है तो उसे मजबूत सेफगार्ड्स अपनाने होंगे, जैसे स्ट्रिक्ट केवाईसी, माइनर्स को रोकना, बेटिंग लाइक मैकेनिज्म को लिमिट करना, एडिक्शन प्रिवेंशन टूल्स, स्पेंडिंग लिमिट्स, ट्रांसपेरेंट एल्गोरिदम्स, ग्रीवांस रिड्रेशल सिस्टम और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस। अगर इंडस्ट्री फ्यूचर में यह साबित कर पाती है कि वह अनकंट्रोल्ड गैम्बलिंग इकोसिस्टम नहीं बल्कि रेगुलेटेड इंटरटेनमेंट इकोसिस्टम है, तो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम हो सकता है। भविष्य में संभव है कि भारत प्रोगा जैसे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल गेमिंग लॉ से इस बात को साफ करे कि कौन सा फॉर्मेट लीगल होगा और कौन सा इलीगल गैम्बलिंग माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पॉलिटिकल क्लियरिटी भी बढ़ सकती है। तब शायद आरएमजी सेक्टर को अलाउ किया जाए और फैंटेसी को उसी तरह देखा जाए जैसे आज रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स या ओटीटी इंडस्ट्री को देखा जाता है, यानी कि रेगुलेटेड लेकिन मॉनिटर्ड इकोसिस्टम। फिर भी यह याद रखना जरूरी है कि भारत सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गैम्बलिंग को लेकर बहुत सेंसिटिव देश है, इसलिए संभवतः रियल मनी गेमिंग को कभी भी पूरी तरीके से नॉर्मल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसा एक्सेप्टेंस तुरंत नहीं मिलेगा। उसे लगातार अपनी लेजिटिमेसी साबित करनी पड़ेगी और तभी भारत में रियल मनी गेमिंग को धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस मिल सकती है और तब शायद यह ग्रे एरिया सेक्टर की पहचान से भी बाहर निकल पाएगा। आपका इस संबंध में क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।